नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक धातु, एक अकेली खोज किसी पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल दे? आज हम वैदिक काल की एक ऐसी ही यात्रा पर चलने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे लोहे ने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, बल्कि समाज, राजनीति और हमारे जीने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। एक धातु जिसने जिंदगी के हर पहलू को, इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी तक, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि ये हमें आज भी सिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारे समाज को, हमारी दुनिया को आकार देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इतिहास में हैं कहाँ। देखिए, मानव सभ्यता पाषाण युग मतलब स्टोन एज से कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज तक पहुंची, पर हमारी कहानी शुरू होती है एक नए मोड़ से, एक नई धातु के आने से, और वो था लौह युग, जिसे हम भारत में वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो इस क्रांति को, इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। लोहे के आने से पहले की दुनिया आखिर थी कैसी? चलिए देखते हैं प्रारंभिक वैदिक काल की एक तस्वीर। उस दौर की इकोनॉमी का जो मेन बेसिस था वो था पशुपालन। मतलब एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि किसी के पास कितने जानवर हैं, उसका झुंड कितना बड़ा है, ये उसकी दौलत तय करता था। ये एक सुरई चलने वाली एक नोमैडिक लाइफस्टाइल थी। और इसके सबूत हमें ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ मिलते हैं। गाय इतनी कीमती थी, इतनी ज्यादा कि उसके लिए युद्ध तक लड़े जाते थे, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था, मतलब गायों की खोज। ये एक खानाबदोश जिंदगी थी जहां बार्टर सिस्टम चलता था और खेती का महत्व ना के बराबर था। आजकल हम अपनी पहचान अपने देश या राज्य से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन उस दौर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी जन, यानी कि कबीला। पहचान इस बात से होती थी कि कोई किस कबीले का है, इस बात से नहीं कि वो किस जमीन पर रहता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क। और हैरानी की बात तो ये है कि ये जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो कई मामलों में काफी प्रोग्रेसिव था, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, अपना जीवन साथी चुनने का हक था, और वो सभा और समिति जैसी पॉलिटिकल असेंबलीज में भी हिस्सा ले सकती थीं। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी बात थी। और हाँ, क्योंकि कोई परमानेंट स्टेट था ही नहीं, तो टैक्स का भी कोई सिस्टम नहीं था। लोग अपने कबीले के मुखिया को अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से बलि नाम का एक तोहफा देते थे। सब कुछ भरोसे और आपसी सहयोग पर चल रहा था। लेकिन ये सब बदलने वाला था। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया की कहानी ही बदल दी। एक खोज जो इस पूरे बदलाव का टर्निंग पॉइंट बनी। 1000 ईसा पूर्व, ये तारीख, ये वैदिक इतिहास में एक डिवाइडिंग लाइन की तरह है। इसके पहले की दुनिया और इसके बाद की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। और इसकी सिर्फ एक वजह थी, एक धातु, लोहा। तो ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, लोहे की खोज हुई। ये कांसे से कहीं ज्यादा मजबूत था और मिलना भी आसान था। दूसरा, इससे बनी लोहे की कुल्हाड़ी, जिसने गंगा के घने जंगलों को साफ करना पॉसिबल बनाया। और तीसरा, आया लोहे का हल, जिसने उस उपजाऊ जमीन को जोतना शुरू किया जिस पे पहले खेती करना नामुमकिन था। तो इस आयरन रेवोल्यूशन ने समाज को बदला कैसे? चलिए अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, उत्तर वैदिक काल। एक ऐसा युग जो पूरी तरह से लोहे की ही देन था। सबसे पहले तो इकोनॉमी का पूरा बेस ही पलट गया। पशुपालन की जगह अब खेती ने ले ली। मतलब अब दौलत का पैमाना जानवर नहीं, बल्कि जमीन थी। और जमीन के लिए तो एक जगह टिकना पड़ता है ना? बस यहीं से स्थायी गांव और शहर बनने शुरू हुए। और इस बड़े बदलाव के सबूत हमें हर जगह मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों में अब चावल यानी व्रीहि और गेहूं जैसी नई फसलों का जिक्र आने लगा। हल, प्लाव इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो धार्मिक रिचुअल्स का हिस्सा बन गया। यहां तक कि बलराम जैसे देवताओं को हलधर कहा जाने लगा, मतलब हल को धारण करने वाला। ये टेबल देखिए, ये इस बड़े बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाता है। इकोनॉमी जो पहले पशुओं पर थी, अब जमीन पर आ गई। राजनीति जो कबीलों यानी जन पर थी, अब इलाके यानी जनपद पर आ गई। समाज जो पहले बराबरी का था, अब वर्ण व्यवस्था में बढ़ गया। और जो स्वैच्छिक उपहार थे यानी बलि, उसकी जगह अब मैंडेटरी टैक्सेस ने ले ली। हर चीज बदल गई। और ये जो नया शब्द आया ना, जनपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जन यानी कबीले का पद, मतलब पैर रखने की जगह।
फुटहोल्ड। अब पहचान लोगों से नहीं, जमीन से जुड़ गई थी। और बस इसी एक विचार से भारत में पहले राज्यों, पहले साम्राज्यों की नींव पड़ी। अब जब टेरिटरी बन गई तो उसे चलाने के लिए नए सिस्टम की भी जरूरत पड़ी। राजा अपनी जमीन पे हक जताने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगे। कबीले की जो पुरानी सभाएं थी उनकी पावर कम हो गई और राजा यानी राजन वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। अब एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, अधिकारी चाहिए थे और हाँ, अपनी जमीन की रक्षा के लिए एक सेना भी चाहिए थी। तो इस पूरी कहानी की लेगेसी क्या है? इसका निचोड़ क्या है? ये असल में कबीलों से निकलकर तय सीमा वाले इलाकों यानी टेरिटरीज तक पहुंचने की कहानी है। पूरी कहानी का सार अगर एक लाइन में कहें तो वो इस बदलाव में है, जन से जनपद तक का सफर, एक नोमैडिक कबीले से एक सेटल्ड टेरिटोरियल स्टेट बनने तक का सफर। और इस पूरे सफर की चिंगारी सिर्फ एक धातु ने लगाई थी। और ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही जनपद आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्यों में बदले, जिन्हें हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। मतलब लोहे ने सिर्फ जमीन ही नहीं जोती, उसने आने वाले साम्राज्यों की नींव भी रख दी थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब जब स्थायी राज्य थे, टैक्स थे और ताकतवर राजा भी थे, तो जाहिर है सत्ता के लिए टकराव भी हुए होंगे, पावर स्ट्रगल्स भी हुई होंगी। पर वो संघर्ष कैसे थे और उन्होंने भारत को आगे चलकर कैसा आकार दिया, ये एक और कहानी है, फिर कभी के लिए।